हेलो गाइस एंड गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार दरोगा का ये 5वां डे है, 5 डे है। मैंने जैसे बताया था, पहले आपको मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराऊंगा जो बिहार दरोगा से रिलेटेड है। और दूसरी चीज़ कि मैं आपको दूसरे पार्ट में बिहार दरोगा के जो प्रीवियस पेपर है उससे संबंधित क्वेश्चंस कराऊंगा। तो प्रीवियस क्वेश्चंस का मतलब केवल ये नहीं है कि आप 4 क्वेश्चंस ही देख रहे हैं, आप उस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को भी देख रहे हैं जो कई अलग अलग जगहों पे पूछा गया है एग्ज़ाम्स में, और वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले इस बात को समझ लें कि प्रीवियस पेपर में आप जो 4 क्वेश्चंस देख रहे हैं वो 4 क्वेश्चंस ही नहीं है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। तो इस तरीके से आपको तैयारी कैसे करना है, प्रीवियस ईयर के आधार पे ही आपको सिलेबस को देखना है। तो बिहार दरोगा में सबसे ज़रूरी है प्रीवियस पेपर, और प्रीवियस पेपर देखने के बाद आइडिया मिल जाता है कि आप कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो सबसे ज़रूरी है। तो आइए, आज हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, छठ पूजा का समय है, सामने की समस्या है थोड़ी। तो पहले आप 4 क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन को देखें। तो आइए, आज 5वां दिन है, जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आने वाले समय में एक डिजिटल बोर्ड और बहुत सारे एसेट्स होंगे, बहुत जल्दी होंगे, तो इसलिए आप बने रहें। संकल्प सिद्धि क्लासेस कुचायकोट, इस बार बिहार पुलिस में मैं आपको बता दूं, बिहार पुलिस में इस बार संस्थान है 26 रिजल्ट्स दिए हैं। एक बहुत अच्छा रिजल्ट कहा जाएगा, एक छोटे से ब्लॉक स्तर पे 26 रिजल्ट। और बहुत जल्द हमारे बच्चे बाद सभी बच्चे एकेडमी ज्वाइन करने जा रहे हैं, और जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उनसे मेरी सलाह है कि वो यथाशीघ्र एकेडमी ज्वाइन करें, और एकेडमी से उनका फिजिकल ग्रोथ ज़्यादा होगा और वो बेहतर परिणाम लाएंगे। मेरिट लिस्ट में उनका नाम अंकित अगर कराना है तो उन्हें एकेडमी जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो पहले आज इसका फ़ोटो के साथ जो है आपको दिखाया जाएगा 26 रिजल्ट्स अपने संस्थान से, कौन कौन लोग रिजल्ट दिए हैं, और उनको शुभकामनाएँ भी संस्था की तरफ से। और नवरात्र की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये नवरात्र के समय का एक अंतिम वीडियो होगा, फिर उसके बाद हम नवरात्र में पूजा बाद मिलेंगे आपसे, ठीक है। तो देखिए आप 4 क्वेश्चंस को ध्यान से। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया था। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा है, 11/3/2018 का क्वेश्चन है ये, दरोगा में पूछा हुआ है 11/3/2018 प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन है। भारत का सबसे पहला उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया था। ऑप्शन है रानीगंज, क्योंझोर, सिंदरी और रानीखेत। तो आंसर आप गेस करेंगे, रानीगंज, क्योंझोर, सिंदरी और रानीखेत। तो इसका आंसर होगा सिंदरी। यह सिंदरी जो है यह झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है सिंदरी? सिंदरी जो है वो झारखंड का धनबाद का जगह है, ठीक है। और यह पहला उर्वरक कारखाना खोला गया था, और इसमें अमोनियम सल्फेट जो है, इसको नोट करेंगे, अमोनियम सल्फेट बनाया गया। सबसे पहले कौन सा बनाया गया था उर्वरक? अमोनियम सल्फेट जो है इस सिंदरी में बनाया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक बात करें रानीगंज का, तो ये क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। पहले क्षेत्र पे आ जाते हैं। क्योंझोर जो है वो उड़ीसा का जगह है, ठीक है। और रानीखेत जो है वो उत्तराखंड में जगह है, ठीक है। एक एक चीज़ देख ले, क्योंकि रानीगंज जो है वो भी कोयला क्षेत्र है, और कोयला क्षेत्र है। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि कोयले में एक होता है कुक कोयला, जिससे आप खाना बनाते हैं, कुक कोयला। ये कुक कोयला के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है ये क्षेत्र। कोयले के क्षेत्र के हिसाब से देखिए दूसरा क्षेत्र है ये, लेकिन यह कुक कोयला के लिए सबसे उत्तम कोयला होता है खाना बनाने के लिए। ये रानीगंज में ही आपको मिलता है, जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, ठीक है। क्योंझोर उड़ीसा में है, यहाँ पे खनिज तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं। खनिज जो है संसाधन यहाँ ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी लौह अयस्क क्षेत्र है, ये एक ऐसा क्षेत्र है, लौह अयस्क क्षेत्र है, और यहाँ पे लौह अयस्क जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे रानीखेत जो है ये उत्तराखंड का क्षेत्र है, उत्तराखंड में है, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे सहकारी औषधि केंद्र सबसे पहले भारत में ही खोला गया था, ठीक है। मतलब आप देखेंगे आयुर्वेदिक दवा हमारे भारत में, आयुर्वेदिक दवा हमारे भारत में 1955 से बन रहा है, 55 से। ये औषधि केंद्र 1951 के आसपास खोला गया था, लेकिन 55 से जो है आयुर्वेदिक दवा का निर्माण हमारे भारत में हो रहा है। तो सरकारी औषधि केंद्र भी रानीखेत में स्थापित किया गया था। और उसके बाद आप दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। गुरुमुखी लिपि जो है वह गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन से आपके गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक।
तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सीख, और मैंने आपको पहले बता दिया बिहार दरोगा में सीख बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आ गया है तो इतना जान लीजिए कि उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उद्योग में बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिसकी स्थापना हुई है, जैसे बंगाल कारखाना वर्क्स है, सबसे पहले वही स्थापित हुआ था 1874 के आसपास, ठीक है, पश्चिम बंगाल गुल्टी में। फिर उसके बाद आएंगे टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री, तो उसको कहते हैं टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री, 1907 में स्थापित किया गया था। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी कुछ फैक्ट्री स्थापित की गई थी, जो कि भारी उद्योग को बढ़ावा मिला था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और 56 से 61 के बीच ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। और इस योजना के तहत भी आप देखेंगे कि राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से, और भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, और उसमें भी आप देखेंगे रूस के सहयोग से 3 कारखाना स्थापित किया गया था। तो ये भी आप उद्योग में ही पढ़ेंगे, समझ में ना। तो उद्योग में आपको ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था, बोकारो लौह इस्पात कारखाना। तो ये भी जो था तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। 61 से 66 में ये तृतीय पंचवर्षीय योजना आई थी, उसके तहत इसको बनाया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अगर आप देखेंगे तो 3 है। कौन कौन है? तो राउरकेला जो उड़ीसा में है, उसके बाद से भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है, और राउरकेला उड़ीसा में है। ये सब फैक्ट्री है जो बनाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय। और उसके बाद से दुर्गापुर है जो पश्चिम बंगाल में है। ये यहाँ 3 जगह 3 भारी कंपनी खोले गए थे भारी उद्योग बढ़ा देने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय। तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो है, बोकारो स्टील प्लांट जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में, 3rd पंचवर्षीय योजना। तो ये सब इंपॉर्टेंट ही सेक्शन है, इसको एकदम याद रखना है, ठीक है। सलेम भी हुआ था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में तमिलनाडु क्षेत्रों में, लेकिन आपको ये सब उद्योग नहीं आएंगे, तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई है। उससे पहले बंगाल आयरन वर्क्स 1874 के आसपास है, कुल्टी में पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, वहाँ भी उद्योग का संकेंद्रण शुरू से रहा है। तो दूसरे क्वेश्चन पे हम थे, निम्न में किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था? तो देखिए गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव। तो इस तरह से इसका आंसर होगा गुरु अंगद देव। देखिए गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे। पहले गुरु नानक थे और सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव उनके उत्तराधिकारी। और गुरु अंगद ने जो है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। गुरुमुखी लिपि जो सिखों की लिपि है उसका आविष्कारक यही इसका आविष्कारक थे गुरु अंगद देव। इन्होंने एक काम और किया था कि इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी कर दिया। जो व्यवस्था गुरु नानक ने शुरू किया था, इसको लंगर व्यवस्था को अस्थायी करने वाला व्यक्ति यही था। यहीं से लंगर व्यवस्था एकदम अस्थायी हो गया कि सिखों में लंगर चलेगा। आप जाएंगे गुरुद्वारा में तो लंगर होता है, और इन्हीं के द्वारा यह अस्थायी किया गया था गुरु अंगद देव के द्वारा। तो लंगर व्यवस्था हालांकि गुरु नानक ने इसको शुरू किया था, लेकिन इसको अस्थायी रूप दिया गुरु अंगद देव ने। इनके बारे में आप और इन्फॉर्मेशन भी जानेंगे। इनका एक नाम लहना भी है, भाई लहना इनको कहते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लहना किस सिख गुरु का नाम है? तो लहना जो है गुरु अंगद देव का ही नाम है, ठीक है। उसके बाद देखें तीसरा क्वेश्चन, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो देखिए तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापने वाला हाइड्रोमीटर। कौन सा है? हाइड्रोमीटर है। तो हाइड्रोमीटर जो है वो तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। ग्रेविमीटर जाएंगे तो पृथ्वी पे जो है गुरुत्वाकर्षण मापा जाता है। इसी ग्रेविमीटर से इसी स्थान के गुरुत्वाकर्षण कितना वहाँ गुरुत्वाकर्षण है, इसकी माप ग्रेविमीटर में की जाती है। तो गुरुत्वाकर्षण के लिए हो गया ये, गुरुत्वाकर्षण की माप के लिए हो गया पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पे। हाइग्रोमीटर देखेंगे तो यह आर्द्रता को मापता है। आर्द्रता मतलब वातावरण में आर्द्रता है या किसी कमरे में आर्द्रता है, कमरे की आर्द्रता है, उसको ये मापने का काम करता है। हिप्सोमीटर जो ये एक ऊंचाई का मापक है। इसका मापक है ऊंचाई का, यानी समुद्र तल से किसी वस्तु की ऊंचाई, यानी पेड़ ही है तो पेड़ की भी ऊंचाई मापेगा, और समुद्र तल से भी किसी वस्तु की ऊंचाई जो है, किसी स्थान की ऊंचाई, समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई में भी इसका नॉर्मल यूज किया जाता है हिप्सोमीटर। तो ये भी एक ऊंचाई का ही मापक है, ठीक है। ये गुरुत्वाकर्षण का है, ये आपको मैंने बताया विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, ठीक है। इसमें इसमें पारा वारा का भी यूज़ होता है। तो यह जो है एक तनाव इसमें होता है, ठीक, और उसी को डाला जाता है वहाँ पानी में, और उसके बाद से हम उसमें चिपक जाते हैं, और उस चिपकने वाले मैटर को ही हम उसका अध्ययन करते हैं, तो देन विशिष्ट गुरुत्व का मापन किया जाता है। इसीलिए एक प्रोसेस है, ठीक है। और ये सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो देखिए बहुत सारे शास्त्रीय नृत्य हैं, ये सतरिया जो है वह पूछा हुआ क्वेश्चन है 11/3/2018 में। सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सतरिया जो है यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। किसका शास्त्रीय नृत्य है? असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। वैसे आपको बताना होगा कमेंट में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नृत्य हैं।
मणिपुर में कौन कौन से नृत्य हैं, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नृत्य हैं, ठीक है। तो जब यह नृत्य से क्वेश्चन पूछ दिया है तो आपको दो चीज़ आपके दिमाग में है और कमेंट में आप जरूर से आप इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है, कि नृत्य कौन किस किस राज्य में कौन कौन से नृत्य जो है वह प्रसिद्ध हैं। और दूसरा कंडीशन है कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है, कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, ये कमेंट में आपको बताना है। और मैं चाहूँगा कि मेरे कम से कम क्लास के जो बच्चे हैं वो जरूर से इसको कमेंट में बताएं कि जो शास्त्रीय नृत्य है उनकी संख्या कितनी है, और ये विभिन्न जो राज्य 4 ऑप्शन में उनसे संबंधित कुछ नृत्य शैलियों के नाम भी बताएं। चूँकि ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है विविध में, तो मुझे आई थिंक उम्मीद है कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम्स के से रिलेटेड हैं। तो आपको पहला तो उद्योग चैप्टर आपको अच्छे से करना है, ठीक है। उद्योग चैप्टर में भी आपको भद्रावती पूछता है, क्योंकि भद्रावती इस्पात कारखाना कहाँ है, तो ये भी कर्नाटक में है, ठीक है। कभी नदी भी पूछ देता है कि यह किस नदी के किनारे है, ठीक है, तो नदी का भी ध्यान में रखना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नदी भी पूछ देता है, ठीक है, तो नदी को भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। कोई इंपॉर्टेंट कारखाना है वो किस नदी के किनारे है, ये भी कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। तो इस तरीके से ये 4 क्वेश्चंस आपके आज के कंप्लीट हुए, ठीक है, और इसको इसे दिमाग में जरूर से रखेंगे, ठीक है। रानी खेत को भी याद रखेंगे, सहकारी औषधि केंद्र पहले खोला गया था वहाँ पे, ठीक है। और बाकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है। गुरु अर्जुन देव को आप जानते हैं, उनको जो है जहांगीर ने फांसी दिलवा दिया था, और जहांगीर के काल में। और गुरु गोविंद सिंह को भी नांदेड़ में इनकी हत्या हो गई थी। गुरु नानक देव जी हैं, गुरु नानक देव पहले प्रथम सिख गुरु हैं, ठीक है। और गुरु तेग बहादुर को मैंने पहले ही पढ़ाया था, तेग बहादुर के बारे में। तेग बहादुर की जो हत्या है वो अभी औरंगजेब के काल में होती है, ठीक है। बाकी गुरु हैं, गुरु प्रथम गुरु हैं, ये 10वें गुरु हैं। क्रम भी आपसे पूछ सकता है, ये दूसरे हैं, ठीक है। तो क्रम भी थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यह जो सेगमेंट है आज का 4 क्वेश्चन का, मैं थोड़ा जल्दी में इस सेगमेंट को बना रहा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सेक्शन आपको पता चल रहा होगा कि साइंस में मापन पूछता है, नृत्य पूछता है, शास्त्रीय नृत्य पूछता है एग्जाम में, तो मापन आपको कंप्लीट रखना है। कौन किससे किस चीज़ को मापा जाता है, यह आपका विषय है। उसके बाद से नृत्य है, उसके बाद से आप देखेंगे सिख है, उसके बाद से आप उद्योग। ये 4 सेक्शन आपके दिमाग में होने चाहिए। बिहार दरोगा में ये 4 इंपॉर्टेंट आपको सेक्शन पढ़ लेने हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, लेकिन नॉर्मली आपको जो उद्योग इंपॉर्टेंट उद्योग है जो एग्जाम ओरिएंटेड है उसको आप कर लेंगे, ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे आपको जो टॉपिक है उत्तर मुगल कालीन शासक से संबंधित उस टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।